नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब ये इतनी तेजी से संक्रमण हो रहा है कि इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए केस देश भर में कोरोना के सामने आए हैं और इन 24 घंटों में देश भर में 1,185 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और तेजी से लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। इस बार आज का जो आंकड़ा है, पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है, वो बेहद डरा देने वाला है। कोरोना की त्रासदी की गवाही दे रहा है। 2,17,353 नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और इस दौरान 24 घंटे में 1,185 लोगों की मौत हुई है। यह सितंबर में जो एक आंकड़ा आया था उससे ज्यादा है। उस रिकॉर्ड को भी आज जो मौत का डेटा आया है, आंकड़ा आया है, उसने ब्रेक कर दिया है सितंबर के रिकॉर्ड को भी। तो लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ता हुआ कोरोना सरकारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। आज सीएम योगी ने टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में यूपी में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया गया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही आज टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1,000 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने का आदेश भी दिया है। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना की इस लड़ाई में उन्होंने कमान संभाली हुई है और आज वर्चुअली बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि प्रदेश भर के सभी बाजार पूरी तरह से रविवार के दिन यानी संडे के दिन बंद रहेंगे। इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा और मार्केट्स को, दुकानों को, बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा। दफ्तरों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ टीम 11 जो कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, उसके साथ सीएम लगातार संपर्क में हैं और लखनऊ में चूंकि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसको देखते हुए लखनऊ में 1,000 बेड का नया अस्पताल बनाने का आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो कोरोना का कहर हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना के कहर के बीच कई तरह के सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं। कोरोना को लेकर सवाल हैं, कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल हैं, किस उम्र के लोगों को कोरोना ज्यादा चपेट में ले रहा है, ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ देश के 4 जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ेंगे, एक के बाद एक जुड़ेंगे, जिनसे हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने 2 सवाल रखता हूं और फिर उन सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से लेंगे। पहला सवाल हमारा यह है, जो सबके मन में है कि ये कोरोना तो हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या हम सावधानियां बरतें कि कोरोना से हम खुद को बचा सकें, कोरोना से खुद को दूर रख सकें। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल सबके मन में ये उठता है कि भाई हमको टेस्टिंग कब करानी है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप टेस्टिंग के मामले में देर करते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज्यादा देर हो जाए। मेरे साथ 2 खास डॉक्टर इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, कार्डियोलॉजी डायरेक्टर, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। डॉक्टर समीर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, न्यूरो सर्जन, एम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंजरी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल यही है, मैं डॉक्टर समीर आपके पास आ रहा हूं। सवालों को लेकर सबसे पहला सवाल जो उठता है वो यही है कि क्या हम सावधानियां बरतें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश इस वक्त एक कोरोना त्रासदी के बीच से गुजर रहा है। तो किस तरह की सावधानियां, किस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है देश में इस वक्त एक आम आदमी को, जब पता नहीं कि आपके आसपास भी कोरोना हो या नहीं हो? इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी जो हम इंडिया में देख रहे हैं, आप इसको 2nd वेव बोलो, दिल्ली में 4th वेव बोलो, जौन सी वेव का आपको नाम देना है दे दो, लेकिन दिस इज प्रोबेबली अभी तक पिछले 1 साल में जो हमने देखा है, दिस इज द वर्स्ट दैट हैज हैपेंड येट। ये सबसे बुरी वेव गई है पिछले 1 साल में। जो आज से 1 साल पहले हम न्यूयॉर्क में देख रहे थे, हम इटली में देख रहे थे। अगर आप देखेंगे तो लास्ट मार्च अप्रैल की बात है जब ये सब कहानी शुरू हुई थी। हमारे भारत आज की डेट में उस परिस्थिति से गुजर रहा है। हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर आप बोले एक तरह से, सो वी आर ऑन लाइफ सपोर्ट।
अस्पताल भरे हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, आई एम श्योर डॉक्टर त्रिपाठी की क्या एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन दिन के कम से कम नहीं तो 7-8 लोगों के फोन आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, मुझे ये दवाई चाहिए, मम्मी की हालत खराब है। एंड इट इज वेरी सैड क्योंकि द हॉस्पिटल्स आर रनिंग फुल। एंड अब जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से ये सारी सावधानियां बरत रही है, ये सारी चीजें कर रही है जो हम कर सकते हैं इसको आगे, इसको सिचुएशन को संभालने के लिए। लॉकडाउन कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो ये सारी सही चीजें हैं। लेकिन आज की डेट में जो आदमी सावधानी नहीं बरत रहा वो उसके ऊपर है। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आपकी सुरक्षा आपके ऊपर है। बहुत जरूरी है कि हम सब लोग सावधानियां बरतें, बाहर ना जाएं, प्लीज बाहर ना जाएं, बर्थडे ना बनाएं, शादियां कम से कम करें, मास्क पहने, अपनी सावधानियां बरतिए क्योंकि हालत बहुत गंभीर है। इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट। ठीक है, मैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के पास चल रहा हूं। डॉक्टर मंजरी, एक और सवाल अब टेस्टिंग को लेकर है कि हम टेस्टिंग आखिरकार कब कराएं? बुखार हो या इनिशियल सिम्टम्स हो तो उसका कितना दिन वेट करना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? क्योंकि अब तो नए सिम्टम्स भी आते जा रहे हैं, तो टेस्टिंग कब कराएं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिम्टोमेटिक हो, जैसे सोर थ्रोट हो, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो, या फिर नाक बह रही है, या फिर बुखार आ रहा है, या फिर शरीर में दर्द हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो टेस्टिंग तुरंत कराएं। और जो भी आपके साथ एक्सपोज हुए हैं या जो आपके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं जी, उनको तीसरे दिन, एक्सपोजर के तीसरे दिन टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, या चौथे या 5वें दिन जरूर करा लेनी चाहिए जी। तो टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। कोई भी सिम्टम आए अचानक जी, जाके टेस्टिंग कराए जी। तो 3 से 4 दिन के अंदर टेस्टिंग करा लेना चाहिए अगर आपको सिम्टम्स इस तरह के महसूस हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं, फिर हम अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त पद्मश्री डॉक्टर NK पांडे जुड़ गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन हॉस्पिटल्स फरीदाबाद, और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेंबर कोरोना टास्क फोर्स और इन्फेक्शियस डिजीज के विशेषज्ञ हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि अगले 2 सवाल हम दिखाएं, फिर उसके बाद मैं एक एक सवाल अपने दोनों जो डॉक्टर्स हैं उनसे लूंगा। हमारा तीसरा सवाल यह है कि नए स्ट्रेन के क्या लक्षण हैं, और चौथा सवाल यह है कि क्या लक्षणों के साथ साथ कोरोना भी बदल गया है। डॉक्टर साहब के पास मैं चौथा सवाल लेकर चल रहा हूं, डॉक्टर NK पांडे के। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर NK पांडे, हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ये नया स्ट्रेन आया है और ये नया स्ट्रेन लोगों को बहुत डरा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नया स्ट्रेन बहुत कंटेजियस है, बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके लक्षणों को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नए स्ट्रेन के कुछ लक्षण भी नए हैं। इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर NK पांडे को हमारी आवाज नहीं जा रही है ठीक तरीके से। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव है हमारे साथ? क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, मुझे लगता है कि डॉक्टर ओम श्रीवास्तव के पास आवाज नहीं जा रही है। इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर समीर गुप्ता के पास चल रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, नए स्ट्रेन के लक्षण क्या है? देखिए, नए स्ट्रेन जो है, हमने 2-3 चीजें पाई हैं नई स्ट्रेन में। जो सबसे पहली चीज अगर आप बोलेंगे, ये स्ट्रेन बहुत इन्फेक्शियस है। तो इसका मतलब जो पहले अगर आप देखेंगे जो स्ट्रेन था वो एक आदमी 1.5 से 2 लोगों को फैला रहा था ये, लेकिन अभी इसका ये जो इन्फेक्टिविटी है ये अभी तक हमें मालूम नहीं कितना इन्फेक्टिव है, लेकिन हमने जो एनेक्डोटली पाया है ये काफी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब एक घर में अगर आप देखेंगे पूरे 7-7, 8-8 लोग घर में इस बार पीड़ित हो रहे हैं कोविड से। जो दूसरी चीज जो हमने पाई है, ये यंग लोगों में काफी इन्फेक्शियस है। यंग लोग काफी बीमार हो रहे हैं इस बारी। हम देख रहे हैं कि वो अस्पतालों में हैं, ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। और इस बारी जो स्टमक के सिम्टम्स हैं वो ज्यादा देख रहे हैं। डायरिया हो गया, पेट खराब, उल्टियां, ये सब कुछ हम काफी ज्यादा देख रहे हैं इस बारी पुराने स्ट्रेन के मुकाबले में।
ठीक है। मैं डॉक्टर मंजरी के पास चल रहा हूं। डॉक्टर मंजरी, एक सवाल यह भी है कि क्या लक्षणों के साथ साथ कोरोना भी बदल गया है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि म्यूटेट कर रहा है अपने स्वरूप को और म्यूटेट करके इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। तो क्या कोरोना पिछली बार से ज्यादा मारक हो गया है? क्योंकि केसेस जिस स्पीड से इस बार बढ़ रहे हैं उसने तो सारे रिकॉर्ड्स पिछली बार के ब्रेक कर दिए। पिछली बार तो जो फर्स्ट वेव थी उसमें तो 1 लाख केसेस भी नहीं पहुंचे थे पर डे, यहां तो हम 2,17,000 आ गए हैं अब। हाँ जी, बिल्कुल। कोरोना जो है वो एक हर बार जो है म्यूटेशन हो रहा है इस वायरस का, और ये एक्सपेक्टेड है। साइंस बताती है कि हर वायरस का म्यूटेशन होता है जी। तो जो स्पाइक प्रोटीन्स है उस जगह पे और अन्य अन्य जगहों पे म्यूटेशन हो गए हैं। डबल म्यूटेशन भी हुआ है और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है। तो ये बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो साइंस है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर, यही इस बीमारी से बचा सकता है, जो हम लोग अभी भी कायम करने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमारे देश में नहीं पाया जा रहा है और इसकी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लोग। और मास्क पहने हैं तो ऐसे पहने हैं कि नाक के नीचे है, मास्क पहने हैं तो 10 बार उसे छू रहे हैं ताकि वो मास्क पे जो इन्फेक्शन है वो हाथों में आए जी। या फिर जब बात कर रहे हैं मास्क को नीचे खींच रहे हैं, तो बात में ये बीमारी फैलती है। आप मास्क को नीचे खींचेंगे तो और फैलेगी बीमारी जी। भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फेस्टिवल्स हैं उसमें पूरी तरीके से लीन होके भीड़ कर रहे हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरिजाघर हो, हर जगह भीड़ है जी। दुकानों पे भीड़ है, मॉल्स में भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन अगर कुछ खरीदेंगे नहीं बहुत मतलब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चेंज हमारे देश में नहीं हुआ है और अब ये वायरस बहुत ही वेरियोलेंट हो गई है, बहुत जल्दी से फैल रही है। ये हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं आए दिन। ये बहुत जरूरी है कि लोग अंदर रहें घरों के, बिल्कुल बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों के बाहर ना निकले। और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि डॉक्टर मंजरी ने बताया कि ये आप समझ लीजिए कि इसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। पद्मश्री डॉक्टर एनके पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन हॉस्पिटल्स फरीदाबाद। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़ गए हैं, मेंबर कोरोना टास्क फोर्स और इन्फेक्शियस डिजीज के विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एनके पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं अपना 5वां सवाल लेकर, और हमारा 5वां सवाल ये है कि क्या RT-PCR कोरोना के हर वेरिएंट को पकड़ रहा है? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज भी सामने आ रही हैं कि RT-PCR कोरोना के कुछ वेरिएंट को शायद नहीं पकड़ पा रहा है, उसके लिए CT स्कैन वगैरह की जरूरत पड़ रही है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये इतना घातक है कि अब RT-PCR की पकड़ से भी चला जा रहा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं कि कई बार RT-PCR जब नेगेटिव भी होता है उसके बाद भी अगर हम CT स्कैन करते हैं, HRCT करते हैं तो चेस्ट में कोरोना की फाइंडिंग आती है। और ये फैक्ट, और जैसा डॉक्टर मंजरी ने बताया है कि एक बात हमें समझने की जरूरत है कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोरोना की बीमारी 5 टाइम्स बढ़ जाए और हमारे हॉस्पिटल झेल पाए। हमें तो अभी ही बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे 5 हॉस्पिटल हैं और कहीं पे कोई बेड नहीं। और सुबह से हमारी परेशानी ये है कि हम कैसे आपको मना करें कि बेड नहीं, क्योंकि हमें भी ये समझ में आ रहा है कि जिसको आप बेड नहीं दे रहे हैं, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं है, उसको काफी परेशानी हो रही है और बीमारी आगे गंभीर होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर मंजरी ने बताया है और बाकी हम सब लोग यही फील करते हैं कि अभी सबसे जरूरी है कि जो कोरोना स्पेसिफिक जो हमारा जो बिहेवियर है उसको हम चेंज। शी इज वेरी राइट इन टेलिंग अस कि आप देख ले कुंभ के मेले में 30 लाख लोग स्नान कर रहे हैं और 30 लाख जब 5 लोगों का परिवार के यूनिट भी लग रहे हैं, लौट रहे हैं, तो आप कितने बड़े पॉपुलेशन में इसको फैला रहे हैं। इलेक्शन रैलियां हैं, सारा कुछ रुक सकता है, ये नहीं रुक सकता। जो तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज है, फंक्शन है, आई थिंक इट इज हाई टाइम कि इस पे
सीवियर रोक लगनी चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। हम दवाई से, हॉस्पिटल की बेड से, HRCT करके और रेमडेसिविर से हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही इससे लड़ सकते। बिल्कुल। मैं अपने अगले सवाल पर चल रहा हूं। छठा सवाल हमारा ये है कि नया संक्रमण जो है ये कितना घातक है। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव के पास में चलूंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, जैसे कि ये नया संक्रमण है और जिसके बारे में जैसे मैंने अभी पूछा भी था डॉक्टर एन के पांडे से कि ये इनिशियल स्टेज में शायद पता भी नहीं चल पा रहा है, बाद में सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है, तो फिर क्या सीटी स्कैन की नौबत आते आते क्या ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है लंग्स को? कितना घातक हो सकता है किसी एक शख्स के लिए जिसका अर्ली डिटेक्शन ना हो पाए और फिर वो सीटी स्कैन वाली स्टेज आ जाए तब? देखिए, आवाज आपकी पूरी साफ आ नहीं रही है। मेरे ख्याल से सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि सीटी स्कैन से ये कितने हद तक आप मालूम कर सकते हैं कि ये स्ट्रेन घातक है कि नहीं। देखिए, सीटी स्कैन आप इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि इन्फेक्शन होने के बाद स्ट्रक्चरल लंग्स में जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक इन्वॉल्व होता है, वो करने का एक समय होता है। जिस दिन इन्फेक्शन आपने डायग्नोज किया उसके करीब 5वें 7वें दिन और करीब 11वें 12वें दिन पर करने में आपका सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि अगर जो लंग्स के जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस समय सबसे ज्यादा नजर आते हैं। अलावा उसके जो आपके सिम्टम्स हैं और जो फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आपके पेशेंट में जो बीमारी है वो कितनी घातक है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें ना सिर्फ सीटी स्कैन बल्कि पेशेंट के लक्षण, बल्कि बीमारी कितनी बढ़ रही है, जो इलाज आपने शुरू किया उसमें आपके पेशेंट को कितना आराम मिल रहा है, कितना आराम नहीं मिल रहा है, ये बताना कि इस इन्वेस्टिगेशन से आपके पेशेंट को ये मालूम पड़ जाए कि ये वायरस कितना घातक होगा, ये जरा सा मुश्किल होता है। क्योंकि क्लिनिकल मेडिसिन में एक कोई पैरामीटर काफी नहीं होता है ये बताने के लिए ये मामूली है या ये। इस वजह से एक टोटल ओवरऑल असेसमेंट होता है और वो असेसमेंट शुरुआत के पहले कुछ दिनों में शायद थोड़ा हल्का होता है और बाद के जो करीब 5-7 रोज होते हैं उसमें जरा सा और अंदाजा लगता है कि ये कितनी तेजी से आपके पेशेंट के सिस्टम में बढ़ता है। इसको छोड़ करके आपके पेशेंट्स के और कई सिम्टम्स होंगे जिनसे आपको ये अंदाज लगेगा कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें आपको और इस पर और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं इस चीज को डॉक्टर ओम, मैं इस चीज को थोड़ा सा और ऐसे समझना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई शख्स है जिसको सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट कराता है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है और सिम्टम्स उसको लगातार बने रहते हैं, तो फिर उसको सीटी स्कैन कराने की जरूरत है आगे? देखिए, जो टेस्ट है, जो RT-PCR, मैं सिर्फ RT-PCR की बात कर रहा हूँ। RT-PCR आपके पेशेंट में जो फॉल्स नेगेटिव कहलाता है, मतलब कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है मगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। फॉल्स नेगेटिव कहीं 15-20% से करीब 35-40% तक नेगेटिव हो सकता है। इसलिए RT-PCR पर ये रिलाय करना कि क्योंकि ये टेस्ट नेगेटिव है तो आपके पेशेंट को बीमारी नहीं है, इससे बढ़ के गलती नहीं हो सकती। आप WHO का वेबसाइट देख लीजिए, आप बाकी कम से कम 4 वेबसाइट्स हैं इसमें RT-PCR के बारे में बताया गया है कि इट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसको और आपको इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन में देखने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अब हम लोग RT-PCR के अलावा हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट यूज करते हैं, हम लोग जीन एक्सपर्ट टेस्ट यूज करते हैं और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर था, समझिए करीब एक 6-8 महीने पहले, अब से लेके अब तक वायरस का स्ट्रक्चर इतने बार चेंज हो चुका है और उसमें जो चेंज हुआ है वो इतनी जगह पर चेंज हुआ है कि कोई एक टेस्ट आपको 100% ये नहीं बता पाएगा कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो कोविड-19 को लेकर के, खास करके अब जो कोविड-19 उसमें जो स्ट्रेन्स हैं, जो बाकी देशों से स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जो टेस्ट्स हैं, जो टेस्ट के जो लिमिटेशंस हैं, उसमें कोई एक टेस्ट काफी नहीं होता है आपको बताने के लिए कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, डॉक्टर एन के पांडे, आपके पास में अपना 7वां सवाल लेकर आ रहा हूं। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक से सवाल हैं जो एक आम आदमी आज जिनका जवाब जानना चाहता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मास्क को लेकर कि कैसे पहने मास्क,
क्या डबल मास्क पहने और कौन सा मास्क पहने जो हमको कोरोना से बचा सके, और क्या इसमें यह फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बंद कमरे में काम कर रहे हैं तो आपको फला मास्क की जरूरत है, अगर आप खुले में काम कर रहे हैं तो आप फला मास्क पहने। क्या ये इन चीजों को आप स्पेसिफाई कर पाएंगे, कौन सा पहने, किस कंडीशन में कौन सा यूज करें? ये सवाल डॉक्टर पांडे। हेलो, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब है। किससे ये सवाल पूछ रहे हैं? डॉक्टर एन.के. पांडे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। चलिए हम बोल लेते हैं। जो मास्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। कि ये ईदर 3 प्लाई मास्क हो या N95 मास्क हो, पर्टिकुलरली आप जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं या फिर अस्पताल जा रहे हैं, आपको 3 प्लाई या N95 पहनना है। मास्क को नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर चढ़ाना है। एक बार आप चढ़ा लें, उसको 10 बार छूना नहीं है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अकेले में हैं, जैसे वॉकिंग जा रहे हैं या साइकिलिंग जा रहे हैं, तो आप कपड़े का मास्क, मोटे कपड़े का मास्क पहन सकते हैं, जिसको आप हर रोज धो के सैनिटाइज करें। तो ये बहुत जरूरी है। न सिर्फ हम मास्क पहने, उसका जो लोकेशन है नाक और मुंह को पूरा ढकना चाहिए। मास्क पूरी तरीके से सील होना चाहिए। हम पाते हैं जो प्लाई भी पहने हैं वो साइड से खुला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये भी पा रहे हैं कि मास्क गले पे टंगा है, तो कान पे लगा है और गले पे टंगा है, ये भी गलत बिहेवियर है जी। इसके अलावा जब बात करते हैं लोग, जैसे मरीज आया और हमसे बात कर रहा है, तो मरीज के मन में पता नहीं क्या है, वो मास्क नीचे उतार के बात करते हैं, तो ये भी बहुत गलत बिहेवियर है। आप मास्क चढ़ा के बात कर सकते हैं, उससे भी बात सुनाई देती है बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत जरूरी है कि मास्क जो है हाइजीनिक तरीके से रखें, उसको छुए ना, और मास्क को रेगुलरली बदलना बहुत जरूरी है। आप पांच N95 मास्क खरीद लीजिए, 5 3 प्लाई मास्क खरीद लीजिए, आप उसके पहनिए और फिर उस दिन का जो पहना है उसको एक पेपर बैग में रख के अलग रख दीजिए, फिर दूसरा पहनिए अगले दिन, फिर उसको पहन के अलग रख दीजिए पेपर बैग में, फिर तीसरा पहनिए, तीसरे दिन फिर उसको अलग पहन के रखिए। ये उन जगहों में है जहाँ जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है या फिर वो अस्पताल जा रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर एन.के. पांडे, आपको मेरी आवाज अब मिल रही है साफ? मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर एन.के. पांडे के शायद कुछ प्रॉब्लम है, तकनीकी खामी है, उसको दूर किया जाए। मैं इस सवाल को लेकर डॉक्टर समीर के पास चल रहा हूं और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर समीर, रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारी कहते हैं ना कि बहुत क्वेश्चंस हैं रेमडेसिविर को लेकर कि ये कब जरूरी है या किस पेशेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसके भी परिजन को या जिसके भी रिलेटिव को कोरोना हो गया है, वो रेमडेसिविर के पीछे भाग रहा है। सड़कों पर लाइन लगी हुई है, कालाबाजारी की नौबत तक आ गई है। ये किन कंडीशंस में जरूरी होता है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है? देखिए, रेमडेसिविर इज बेसिकली एन एंटी वायरल ड्रग, तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन विद फॉर सर्टेन सबसेट ऑफ पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स में इसको हमने यूजफुल पाया गया है, और वो ये है कि इसका अर्ली यूज जो होता है, तो जो इन्फेक्टिविटी, अगर आप देखेंगे जो कोविड का जो टोटल जो पैथोलॉजी होती है कि पहले आप वायरस आपके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद ये आपके शरीर के अंदर ग्रो करता है, वायरस बढ़ता है, फिर आपको सिम्टम्स होते हैं, और ये अबाउट हफ्ता 10 दिन तक ये अबाउट आपके वायरस आपके बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और उसके बाद वायरस चले जाता है और आपकी बॉडी का सेकंड फेज ऑफ इम्यूनिटी रिएक्शन आता है। तो द अर्ली यूज ऑफ रेमडेसिविर इज शोन टू बी बेनिफिशियल। अगर इसको हम अर्ली यूज करेंगे तो कहते हैं आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की जो ड्यूरेशन होती है और जो वो थोड़ी कम हो जाती है। सर, क्या हर कोरोना पेशेंट को इसकी जरूरत होती है? जी, हर कोरोना पेशेंट को तो नहीं होती, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो आपके माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं, जो मॉडरेट केसेस होते हैं, उनमें हमने इसको ज्यादा बेनिफिशियल पाया है, सिवियर केसेस में थोड़ा बेनिफिट पाया है। बट आपको ये भी देखना है कि आज की डेट में हमारे पास ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है इन पेशेंट के लिए। रेमडेसिविर एक ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड है,
ठीक है। ये उसके बाद आपका जो बाकी आपका जो एंटी थ्रोम्बोटिक्स होते हैं, जैसे कि जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती हैं, ये ट्रीटमेंट ये कुछ सबसेट में पेशेंट्स में यूज होता है। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट आज की तारीख में अवेलेबल है कोविड के लिए, वो काफी सिर्फ 3-4 दवाइयां ही हैं हमारे पास जो बेनिफिशियल मानते हैं हम लोग, जो थोड़ा भी बेनिफिट करती हैं। एंड क्योंकि दीज पेशेंट्स टेंड टू गेट वेरी सिक, क्योंकि ये पेशेंट्स टेंड टू गेट वेरी सिक, ठीक है, अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स वांट टू स्टार्ट यूजिंग इट वेरी अर्ली। ठीक है, ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों के पास वापस लौट रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब हमको जानने हैं। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। ये वो सवाल हैं जो इस कोरोना काल में एक आम आदमी के दिमाग में उठ रहे हैं। खुद को कैसे सुरक्षित रखें, नए स्ट्रेन से कैसे खुद को बचाएं, इसके सहित कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। संक्रमण के बीच जो सवाल उठते जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देश के 4 बड़े और जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं पैनल में, और उन्हीं से हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये संक्रमण कितना गंभीर है और इस संक्रमण से खुद को और अपनों को और अपने परिवार को आपको कैसे बचाना है। मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, और ये सवाल है कि शरीर का ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि ये कई केसेस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि अब ऑक्सीमीटर भी यूज किया जा रहा है ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए, तो सही ऑक्सीजन लेवल क्या है, इस बात को लेकर भी लोगों में बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। डॉक्टर एन.के. पांडे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। आप हेल्दी हैं, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, इन सारे बातों पे डिपेंड करता है। और यूजुअली अगर 95% के आसपास है एवरेज, तो हम लोग उसको सेटिस्फैक्ट्री देते हैं जी। लेकिन अगर हम एक जनरल रूल फ्रेम करें कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए, तो इसको अगर कोई बहुत ही हेल्दी है या पर्सन है तो 98-99% होता है, और हम देखते हैं इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए 90-92% भी ठीक ठाक लेवल है। लेकिन तब है कि आपके लेवल की ड्रॉप कितना कर रहा है और आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। अगर आपका 96% है और 94% है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि कठिनाई हो रही है, तो वही आपका प्रॉब्लम पॉइंट है। और हम लोग देखते हैं कि उसमें भी पेशेंट आता है और स्कैनिंग करते हैं तो लंग्स में चेंजेस अगर डिजीज है तो दिखाई देता है। तो इसके लिए मेरे को एक एग्जैक्ट कट पॉइंट आपको बताना बड़ा मुश्किल। जी जी, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कब अलार्मिंग हो जाता है कि आपका इतना अगर ऑक्सीजन लेवल गिर गया कोरोना पेशेंट का, तो कब फिर अलार्मिंग ये हो जाता है कि हाँ देयर इज ए थ्रेट टू लाइफ? डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, आप आंसर करना चाहेंगे? जी, देखिए, सवाल आपका बहुत जरूरी है। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। यूं होता है कि जब बीमारी माइल्ड स्टेज पे होती है उस समय ऑक्सीजन आप कितना दे रहे हैं, 1 से 2 लीटर, शायद 3 लीटर, वो भी काफी होता है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92-93 तक भी रहा तो उतना ऑक्सीजन देने में पेशेंट की अपनी ऑक्सीजन ड्राइव जरा बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि उस स्टेज पे पेशेंट का ऑक्सीजन 100% होना चाहिए। तो 92-93-94 पर भी पेशेंट्स विल स्टार्ट टू मेक गुड रिकवरी, इसलिए कि उनके लंग को आप सपोर्ट कर रहे हैं उस तरीके से जिसमें वो बीमारी से लड़ सके। यही तकलीफ जब मॉडरेट स्टेज पे या सिवियर स्टेज पे पहुंच जाती है, तब आपको जरूरी होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन 97-98-99 जो भी आपको जरूरी है आप उसको मेंटेन करें। तो वेरियस स्टेजेस पर ऑक्सीजन के वेरियस रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि कुछ स्टेजेस पर कम ऑक्सीजन देने में और ऑक्सीजन को थोड़ा सा कम रखने में पेशेंट का फायदा रहता है, उसमें उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। और बीमारी जब बढ़ जाए तब उस स्टेज पर ऑक्सीजन को और थोड़ा सा बढ़ा करके देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपका पेशेंट आपने पहले 48 घंटे 72 घंटे में आपकी मुलाकात हुई है आपके पेशेंट से, तो आपका अप्रोच फर्क रहेगा। अगर आपके पेशेंट की मुलाकात हुई है 5वें 7वें 8वें 10वें दिन पर, तो आपका अप्रोच फर्क रहेगा। तो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और एवरी पेशेंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, हम लोग ये भी देखते हैं कि वो पेशेंट को खुद ही पता चलता है कि हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है उसे अब ड्रॉप करना शुरू हो गया है। जब आप जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल को डॉक्टर को कांटेक्ट करता है तो उसका अपने नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल का जब कम होता है तो ये बहुत ही मेन आपका बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर है, वो आपको बताता है।
ऐसे आमतौर से आपका 92-93% आप हेल्दी हैं ठीक और है। आपको लग रहा है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे कम हो रहा है, 96 से 94 हो गया, 92 हो गया, तो आई थिंक दिस इज द टाइम जी। सीकिंग हेल्प। ठीक है, मैं डॉक्टर मंजरी के पास चल रहा हूं। डॉक्टर मंजरी, एक सवाल यह है कि क्या इस बार जो ये वेरिएंट है कोरोना का या ये वेव है कोरोना की, क्या युवा इसके निशाने पर हैं? क्योंकि दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा है कि जो नए केसेस आ रहे हैं डेली, उसमें मैक्सिमम केसेस लगभग 45 से 50% केसेस वो हैं जो बिलो 45 है। पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और सुना भी नहीं दिया, बट ये जो वेव है कोरोना की, ये बच्चों में और यंग लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन है और एक तरीके की कंप्लेसेंसी की वजह से। ये कंप्लेसेंसी ये थी कि एक तो है कि एक वेव आया और वही था और खत्म हो गया, और अब तो वैक्सीनेशन भी आ गए हैं और सारी चीजें खुल गई हैं, दुकानें खुल गई हैं, मॉल खुल गए हैं, शादियां हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो ये चीज चली गई है। तो ये कंप्लेसेंसी जो है, इस कंप्लेसेंसी ने हम लोगों को एक्चुअली अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस वेव के लिए, हमको खुद को ब्लेम करना है। इस वेव के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, यंग रिस्पॉन्सिबल है, जो यूथ है वो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यूथ रेस्टलेस है। ऑल्सो जो यंग लोग हैं वो काम करते हैं, तो ये जो है बाहर ज्यादा जाते हैं, बुजुर्ग लोग तो घर में ही रहते हैं, तो यूथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेव जी। बहुत अच्छा होता अगर हम वर्क फ्रॉम होम ही कायम रखते, तो बहुत अच्छा होता कि अगर हम स्टैगर्ड ऑफिस टाइम्स रखते, एक बैच सुबह आता, दूसरा बैच दोपहर में आता, तीसरा बैच शाम को आता, तो ऐसे ऑफिस में भीड़ नहीं मचती जी। इसके अलावा वर्क आवर्स लिमिट कर देते, मान लो एक दिन में हम 10 घंटे काम करते हैं, आप ऑफिस स्टाफ को ऐसे डिवाइड कर लेते कि ढाई घंटे, और उस 2.5 या 3 घंटे में कोई मास्क खोले नहीं, कोई खाए नहीं, कोई पिए नहीं। क्या 2.5-3 घंटे हम ऑफिस में सीरियसली काम बिना खाए और बिना चाय पिए नहीं कर सकते हैं? ये सब नहीं हुआ। चाय पिए, मास्क निकाल के, लंच खाए 3-4 मित्र मिलके मास्क निकाल के, तो ये होना ही था जी। ये मैं जो है जैसे कभी जब आग लगती है, जब कोयला होता है, तो जब आग लगती है वो बुझती भी है, जब बुझती है पूरी बुझती नहीं है, एक दो कोयले इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही कोरोना की आग पहले वेव में हुई, उसमें वो पूरी बुझी नहीं, 1-2 कोयले पड़े थे, 2-3-4-5-100 केस, 50 केस, लापरवाही बहुत ज्यादा कर दी, और इसी का ये नतीजा रहा कि ये हम इतना अब वापस जो कोरोना आया है ये बहुत डराने वाले स्वरूप में आया। डॉक्टर समीर, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में चल रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 वैक्सीन लगी हैं, क्या दोनों वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना होने की संभावना है, और है तो कितनी? देखिए, ये जो वायरस है ये बहुत ही तेज वायरस है अगर हम बोलेंगे तो, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है जो वैक्सीनेशन होती है इसका फायदा क्या होता है। देखिए, वैक्सीनेशन का फायदा ये नहीं होता कि बीमारी से बचें, कि बीमारी कभी होगी नहीं। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत ही माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शन होगा, आप जानलेवा खतरा, आपके चांसेस बहुत कम होंगे उसके। हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फर्स्ट डोज के बाद या सेकंड डोज के बाद भी इनको इन्फेक्शन हो रहा है। सेकंड डोज का अगर आप देखेंगे, क्योंकि सेकंड डोज जो हमारी जो एडल्ट की शुरू हुई थी वो तो मार्च 1 को हुई थी, और अभी उनके सेकंड डोज की बारी आई नहीं है, तो ये सेकंड डोज वाला हम मोस्टली हेल्थ केयर वर्कर्स में देख रहे हैं जो सेकंड डोज के बाद इन्फेक्शन है। और मैं भी कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को जानता हूं जिनको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन थैंकफुली उनको ये माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, वो बहुत सीवियर की तरफ नहीं गए हैं। सो द वैक्सीनेशन काम करती है, वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी पेशेंट पॉपुलेशन है, मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल में, तो मैं वहां पर डायरेक्टर हूँ कैथ लैब का, तो हम ये देख रहे हैं, तो मेरे जो पेशेंट पॉपुलेशन है उसमें ओनली अबाउट 30% ऑफ पीपल एक्चुअली वैक्सीनेशन करवा चुके हैं।
which is very startling. I mean, ये सारे लोग are eligible for the vaccination, लेकिन कोई आलस में, कोई लापरवाही से, किसी को समझ नहीं है, तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। तो ये बहुत आवश्यक है कि सब लोग जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, कि ये जो पूरी वैश्विक महामारी है जो भारत में तेजी से फैली हुई है, थोड़ी कंट्रोल में आए। जी, ठीक है। डॉक्टर एन के पांडे, दूसरी बार कोरोना होने के कितने % चांसेस हैं? अगर लोग नहीं, जिसको एक टाइम कोरोना हो गया, क्या वो इस चीज को लेकर निश्चिंत हो सकता है कि मुझे दूसरी बार नहीं होगा? दूसरी बार होने वाले पेशेंट की संख्या काफी कम है। हम लोग ने ये देखा है कि सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद एक फैमिली हमारे पास आई जो सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद वो गोवा हॉलीडे में चले गए और 6 के 6 लोग हैं और 6 को कोविड हुआ और सब लोग वापस सारे हॉस्पिटलाइज। दिल्ली और गुड़गांव में 3 हॉस्पिटल में 2-2 लोग हॉस्पिटलाइज। जी, आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किसी ने एक पार्टी करी जिसमें 26 लोग थे और 26 के 26 लोगों को सीरियस कोविड हो गया। तो बात सारी घूम के पहुंचती है जो डॉक्टर मंजरी ने शुरू में ही कहा था, उन्होंने ओपनिंग कमेंट जो दिया था कि ये सब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है। और दूसरी चीज है कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ $, खर्च करके पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया। और हमें ये न्यूज आती है कि सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी वैक्सीनेशन के एक सेट नंबर को देने के लिए। तो हमें इसकी जरूरत है कि एडिक्वेट फंड वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए जाए और वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए। और लोगों में वैक्सीनेशन में हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है, इससे क्या फायदा होगा, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो वैक्सीनेशन पेशेंट है, जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप वैक्सीनेशन के बाद जो फैमिली बीमार है उसमें एक 70 साल के भी जेंटलमैन और वो ठीक होकर घर गए। तो अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो आप अपने लिए सेफ्टी नेट लगा रहे हैं। तो आप बाहर जाइए, आप जहां वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए और वैक्सीनेट कराइए, इसमें कोई दो बात नहीं। ठीक है डॉक्टर ओम, मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह के केसेस अभी सामने आ रहे हैं और जिस स्पीड से सामने आ रहे हैं, आज 2,17,000 करीब केसेस हैं और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है। क्या जो हमारे देश का हेल्थ इंफ्रा है वो रेडी है इसके लिए? क्योंकि कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है, कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है। क्या हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं है इसके लिए अभी तक? अभी 2 दिन पहले पटना में सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हुई और ये करीब 2 बजे रात में शुरू हुई और कल बिहार सरकार ने इसमें कदम उठाए हैं और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो जा रहा था वेल्डिंग में या स्टील मेकिंग में उसको रोका है। लेकिन जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ऑक्सीजन जो है उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, मैं इसी सवाल को लेकर डॉक्टर ओम के पास भी चल रहा हूं। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर ओम के पास भी चल रहा हूं। डॉक्टर ओम, आपको क्या लगता है कि क्या हम अभी तैयार हैं या अभी और मजबूत करने की जरूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को? देखिए, यूं है कि इस किस्म के एपिडेमिक को लेकर के कोई भी एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं हो सकता कि सबको सारी चीजें उसी समय मिल जाएं जिस समय जरूरत है। आप दुनिया में किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, गए साल भर में देख लीजिए, मगर ये है कि जो सबसे जरूरी है, जिसमें आप प्रायोरिटाइज कर सकें कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको सबसे पहले देखा जाए, वो जरूर हो सकता है। अब इसमें आप जो बात अभी बता रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी तो है इस समय, न सिर्फ आपके अस्पतालों में बल्कि सारे हिंदुस्तान में कई जगह पर करीब 11 प्रांत ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी आज कल में ऑक्सीजन ऐसी जगह पर आकर के रुक जाएगा जहां पर अगर ऑक्सीजन आने वाले और 2 या 3 रोज में नहीं मिले। इसमें हम लोग कह तो रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन जब आईसीयूज में हम लोग जब HFNO हाई फ्लो नेजल कैनुला इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ डिवाइसेस में करीब आपको 60 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल होने वाला है। ये एज अगेंस्ट आपको 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो वो जो डिवाइसेस हैं जो बहुत ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, उनको आप कैसे प्रायोरिटाइज करें, उनको उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करें जो सबसे जरूरी है, ना कि आप उन सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल करें
जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये करने से इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी। आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उसको मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक रैशनल एक अप्रोच ठीक है। की जरूरत पड़ेगी। न सिर्फ ऑक्सीजन की, आपने इसके पहले रेमडेसिविर के बारे में पूछा जी। कि मैं आपसे एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जी। रेमडेसिविर इज नॉट लाइफ सेविंग। रेमडेसिविर का एविडेंस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। रेमडेसिविर विल शॉर्टन द वायरल शेडिंग बाय 1 day or 1.5 ठीक है सर। अलावा उसके आउटकम्स ऑफ पेशेंट्स इन आईसीयू जिनको रेमडेसिविर मिला या जिनको रेमडेसिविर नहीं मिला, वो करीब करीब एक जैसा है। आईसीयू केयर अगर आपने बेसिक्स ऑफ आईसीयू केयर आपने सही रखा तो पेशेंट आउटकम ठीक है। शायद उतना ही होगा। रेमडेसिविर को लेकर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे सवाल थे, जो पब्लिक के सवाल थे, उनका जवाब दिया और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं आप लोगों के जवाबों से, वो कंफ्यूजन्स लोगों के दूर हुए होंगे कोरोना को लेकर या कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर। जो उनके मन में कंफ्यूजन्स रहे होंगे, भ्रांतियां रही होंगी, इन सब जवाबों से वो दूर हुए होंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ, इससे पहले कि मैं इस शो को खत्म करूं, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक ही सलाह है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको नहीं छोड़ना है। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको ठीक से फॉलो करना है, तभी आप खुद को, अपनों को और अपने परिवार को कोरोना से बचा पाएंगे।